नमस्कार, मुद्दे की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज पनु। धन कुबेर आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर अब जांच एजेंसियों का शिकंजा कसता जा रहा है। लोकायुक्त, आयकर विभाग के बाद अब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने भी शिकंजा कस दिया है। सौरभ शर्मा के भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर स्थित ठिकानों पर ईडी ने एक साथ कार्रवाई की है। ईडी की अलग अलग टीमों ने एक साथ तीनों शहरों में छापे मारे। बताया जा रहा है कि रेड में कई अहम दस्तावेज ईडी को मिले हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये तीन शहरों की तस्वीरें भी दिखाई दे रही हैं। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर आप देख सकते हैं। भोपाल की अगर चर्चा करें तो ईडी की टीम सुबह करीब 5 बजे भोपाल में अरेरा कॉलोनी E7 स्थित मकान नंबर 78 और 657 समेत 1100 क्वार्टर स्थित जयपुरिया स्कूल के दफ्तर में दबिश देने पहुंची। ईडी के अधिकारी दीवारों और फर्श पर मेटल डिटेक्टर और दूसरी आधुनिक उपकरण के साथ कार्रवाई के लिए पहुंचे। दरअसल अफसरों को यह आशंका है कि जिस तरह लोकायुक्त के छापे के दौरान सौरभ के घर में टाइल्स के नीचे 2.5 किलो चांदी मिली थी, ठीक उसी तरह इन ठिकानों पर भी सोना या चांदी छुपाकर रखा गया होगा। ग्वालियर के बोरापुर स्थित सौरभ शर्मा की विनयनगर में कोठी पर पुलिस फोर्स के साथ ईडी ने दबिश दी। जबलपुर में भी शास्त्री नगर में बिल्डर रोहित तिवारी के घर पर भी भोपाल से ईडी की टीम पहुंची। बताया यह जा रहा है कि ईडी के एक अधिकारी रोहित के परिवार के सदस्यों से पूछताछ कर रहे हैं। रोहित तिवारी सौरभ शर्मा का जीजा है, जो सौरभ के कारोबार में साझेदार है। उधर परिवहन विभाग के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा के ठिकानों पर छापे के बाद उसकी मां उमा शर्मा ने यह खुलासा किया है कि जिस गाड़ी से 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए नकद मिलने की बात कही जा रही है, उस गाड़ी को तो दफ्तर के सारे लोग इस्तेमाल करते थे। बड़ा आरोप। हालांकि उमा शर्मा ने यह नहीं खुलासा किया है कि वो लोग कौन हैं। आज हम अपने इस प्रोग्राम में सौरभ शर्मा के कुछ और कनेक्शन की चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको एक गाड़ी दिखाता हूं। एक सीसीटीवी फुटेज बताता हूं कि जब लोकायुक्त की टीम ने छापा मारा था उस वक्त ये जो गाड़ी निकलती दिखाई दे रही है आपको, ये वही गाड़ी है जिसमें 52 किलो सोना रखा हुआ है, जिसकी तकरीबन कीमत करीब 37 करोड़ रुपए बताई जा रही। देखिए, ड्राइवर गाड़ी निकालता है, गाड़ी निकालकर शटर लगाता है, गेट लगाता है, हल्का सा मुड़ के देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, तत्काल वो लगाता है और वो लगा देता है। यानी कि जब दबिश पड़ने वाली हो रही होती है तो लोकायुक्त में ही या सरकारी सिस्टम में, एजेंसी में ही कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने सौरभ शर्मा को इस बात की जानकारी दे दी थी कि तुम्हारे घर पर दबिश पड़ने वाली है, तुम्हारे यहां कार्रवाई होने वाली है, जो भी ऐसी चीज, ऐसी वस्तु है वहां से हटा लो। देखिए, ये वही गाड़ी है जिसमें 52 किलो सोना मिला है। गाड़ी निकलती है, गाड़ी निकलने के बाद ड्राइवर उतरता है, गाड़ी कोई और चला रहा है, गाड़ी में एक और व्यक्ति बैठा हुआ है। वो व्यक्ति पीछे जो बैठा हुआ है पीली जैकेट वाला, वो व्यक्ति उतरता है। हो सकता है कि ड्राइवर भी उतरता है और उतर के वो दरवाजा बंद करता है। दरवाजा बंद करके वो ताला लगाता है और मुड़ के भी देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं गया। ये बताता है कि इसका मतलब कोई आने वाला है। इनको पता था कि कोई आने वाला है, क्योंकि अचानक से मुड़ के देखता है वो, और फिर से वो ताला लगाने लगता है और ये ताला लगा के ये गाड़ी निकलती है। उसके बाद रेड पड़ रही होती है। अब इस गाड़ी को कहां पहुंचाया जाता है? इस गाड़ी को एक फार्म हाउस में पहुंचाया जाता है, जो कि जंगल में। उस फार्म हाउस में रख दिया जाता है और वहां पर बाहर चौकीदार खड़ा हुआ है। और ये जब गाड़ी निकल जाती है तो फिर रेड पड़ना शुरू हो जाती है। अब आप समझिए, और गाड़ी वहां फार्म हाउस में खड़ी रहती है। लेकिन इस बात की एजेंसियों को जांच थी, इस बात की एजेंसियों को भनक थी कि कोई ना कोई कार्रवाई हो रही है और कोई ना कोई बड़ी चीज है। और उसके बाद इस गाड़ी की सूचना फिर लोकायुक्त को भी लग जाती है, फिर इनकम टैक्स को सूचना दी जाती है, उस गाड़ी के पास पहुंचा जाता है, पता चला कि उसमें 52 किलो सोना था। अब जब यह गाड़ी है जिसमें 52 किलो सोना था, तो इस गाड़ी के बारे में सौरभ शर्मा की जो माताजी हैं
उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। वो क्या स्टेटमेंट देती है? वो कहती है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल तो लोकायुक्त के छापे के बाद उन्होंने एक खुलासा किया है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल, जिसमें 54 किलो सोना पकड़ा गया, 11 करोड़ कैश की बात आ रही है, सारे लोग, परिवहन विभाग के सारे लोग इस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। जो लोग सौरभ से मिलते जुलते थे, जिनके साथ सौरभ का उठना बैठना था, वो सभी लोग इस गाड़ी का इस्तेमाल करते थे। मैं तो कहता हूं, मैं ये मांग करता हूं कि इस कार्रवाई के बाद अब जो परिवहन विभाग के भी बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि जो एक और जानकारी मेरे पास आ रही है, वो जानकारी ये है, मैं आपको बता देता हूं कि जो कैंप ऑफिस है, परिवहन विभाग का जो कैंप ऑफिस है भोपाल में, उस कैंप ऑफिस की और परिवहन विभाग की दूरी कितनी है? परिवहन विभाग का जो केंद्र है उसकी दूरी कितनी है, मैं आपको बता दूं। यानी कि भोपाल में आयुक्त परिवहन का जो कैंप, जो कमिश्नर ट्रांसपोर्ट, जो मालिक होते हैं उस ट्रांसपोर्ट विभाग के, उसके कैंप की दूरी है जो HIG 447 E7, मतलब जो कैंप ऑफिस है, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का ऑफिस है, उसका नंबर है HIG 447, और वो सौरभ शर्मा के घर से कितनी दूरी पर है पता है आपको? सौरभ शर्मा के घर की दूरी, मात्र सौरभ शर्मा के घर की दूरी HIG 657 E7 की दूरी मात्र 0, यानी कि 0.46 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूरी नहीं दोनों की। और जैसा कि सौरभ शर्मा की मां ने भी आरोप लगाया है कि इस गाड़ी का इस्तेमाल परिवहन विभाग के कई सारे अधिकारी करते थे। अब इससे बड़ा आरोप कुछ नहीं हो सकता। यह आरोप सीधा सीधा परिवहन विभाग के अधिकारियों के ऊपर लग गया है। दूसरी एक और बात है कि सौरभ शर्मा की शिकायतें परिवहन विभाग के कमिश्नर के पास, श्रीमान गुप्ता हैं, उनके पास बहुत पहले से पहुंच रही थी, लेकिन कमिश्नर परिवहन ने इस बात की कोई भी कार्रवाई नहीं की। जब सौरभ शर्मा नौकरी में था तब भी, और सौरभ शर्मा नहीं था तब भी, इस बात की शिकायत पहुंच रही थी, क्योंकि वहां तो कुबेर का खजाना होता है, तो इस बात की किसी ने कोई शिकायत, कार्रवाई नहीं की, लगातार पहुंचती रही। अब चूंकि ईडी ने उनके जीजा रोहित तिवारी, जो कि जबलपुर में हैं, और ईडी ने ग्वालियर में विनयनगर में जो कोठी है वहां पर छापेमारी की है, भोपाल में भी छापेमारी की है। हालांकि मैं आपको बता दूं, देर हो चुकी है, क्योंकि लोकायुक्त ने छापेमारी की, लोकायुक्त ने कार्रवाई की, उसके बाद कई दिन गुजर गए, और लोकायुक्त ने भी, या लोकल एजेंसी ने भी, और इनकम टैक्स ने भी, जो बाकी के उसके ठिकाने हैं सौरभ के, ग्वालियर में विनयनगर है, या उनके जीजा हैं, और भोपाल रायपुर में जो उनके भाई हैं जिन्होंने कि भी झूठा एफिडेविट दिया है, उनके यहां पर उसी समय अगर रेड पड़ जाती तो शायद बहुत सारी चीजें मिलती। लेकिन कई दिन हो गए, और जब इस तरह की चीजें होती है तो आदमी बहुत सारी चीजों को बचाने के लिए अपने उनके पास जो भी रखा होगा वो लगातार इधर उधर कर दिया गया होगा। तो देर हो गई, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बावजूद देर आए दुरुस्त आए, ईडी पहुंच गई है, और अगर संबंधित जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो स्थानीय एजेंसियों से, इनकम टैक्स से और लोकायुक्त से बातचीत करेंगे, तमाम कागजात, क्योंकि बहुत सारे सरकारी ठेके, इन्वेस्टमेंट कहां कहां है उस पर गौर किया जाएगा। लेकिन बाकी का जो भी माल है वो निकल चुका है, ये बात तो सही है, देर हो चुकी है। उसी समय अगर कार्रवाई होती तो शायद बहुत सारी चीजें मिल जाती। अब अपने संवाददाताओं के पास चलेंगे। चेतन सेठ भोपाल से मेरे साथ है, संतोष सिंह ग्वालियर से मेरे साथ है, वो आपको बताएंगे कि विनयनगर में क्या हुआ, और राजेश विश्वकर्मा जबलपुर से मेरे साथ है। सबसे पहले मैं चलूंगा चेतन के पास। चेतन, एक बड़ी कार्रवाई, ईडी की एंट्री हो गई है, और ईडी की एंट्री जब हो जाती है तो अच्छे को पसीना आ जाता है, लेकिन देखिए देर हो गई, बहुत दिन हो गए। ये बात अलग है कि सौरभ विदेश में बैठा हुआ है, उनका परिवार विदेश में बैठा हुआ है, लेकिन देर हो गई है, लेकिन फोन तो उसका चालू है। जो उसके संबंधित लोग हैं, मुझे लगता है कि ईडी उनकी फ़ोन की लोकेशन और फ़ोन पर किस किस की बातचीत हुई है, उन तमाम सारी चीज़ों को समझेगी। लेकिन फिर भी आप बताइए कि भोपाल में आज हुआ क्या, और संकेत क्या है भोपाल से? देखिए, मध्य प्रदेश में ही आज एक बड़े संकेत निकलकर सामने आए हैं कि 3 बड़े मध्य प्रदेश के महानगर और 7 ठिकानों पर एक साथ छापेमार कार्रवाई। सुबह 5 बजे का वक्त था जब ईडी की टीम पहुंची। सबसे पहले ईडी की टीम उस घर में पहुंची जहां पर सौरभ की मां तैनात हैं। उनकी मां से बातचीत की और तमाम आज चीजें अपडेट रहे। सौरभ का वो ऑफिस जो इंडिया न्यूज के कैमरे पर कैद हुआ था, जहां पर तमाम
ऐसे दस्तावेज भी मिले थे जहां पर फर्जी बिलिंग जिन्हें कहें वो वहां पर हो रहे थे। ईडी की टीम आज वहां पर पहुंची, वहां पर 2 लॉकर मौजूद थे। इंडिया न्यूज ने उस व्यक्ति से बातचीत की जो ताला तोड़ने के लिए आया। उसने बताया कि ईडी की टीम ने उन्हें बुलाया था, आज वहां पर ताले तोड़े गए। यानी कि कह सकते हैं कि लोकायुक्त की टीम वहां पर जब 19 तारीख को कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी तो उस कार्रवाई के बावजूद भी सौरभ के दफ्तर में 2 लॉकर ऐसे थे जिन लॉकर को खोला ही नहीं गया और ईडी के अधिकारियों ने आज उन लॉकर को खोले। उसमें कई परिवहन विभाग के दस्तावेज, परिवहन विभाग के साथ साथ सौरभ के कई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स जो कई बड़े उद्योगपति और राजनेताओं के साथ मिलकर कारोबार किया है, ये बात सामने निकल कर आई है। हालांकि ईडी ने अभी तक अधिकृत पुष्टि इस बात की नहीं की, लेकिन संकेत साफ है कि मध्य प्रदेश के तमाम बड़े राजनेता हैं, मध्य प्रदेश के बड़े परिवहन विभाग के अधिकारी हैं जिनके साथ सौरभ के तालमेल अच्छे थे, जिनके साथ सौरभ व्यापार करता था। वो अधिकारी विभाग में रहते हुए काम कर रहे थे, लेकिन सौरभ विभाग में से नौकरी से हटने के बाद उनके साथ प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर रहा था। क्योंकि सौरभ के जो जीजाजी हैं जबलपुर के, जहां पर कार्रवाई जबलपुर में भी हुई है, उनके भी बड़े राजनेताओं के साथ संबंध हैं और वो भी एक बड़े कारोबारी हैं। यानी कि कह सकते हैं कि तार इससे भी जुड़े हैं। दूसरा तार, जिस तरीके से आपने सीसीटीवी फुटेज का जिक्र किया कि 19 तारीख को जब लोकायुक्त की टीम कार्रवाई करने के लिए पहुंची थी तो उसी दिन 2 बजे का सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया था जिसमें सौरभ की इनोवा कार निकलती हुई नजर आ रही है जो चेतन सिंह गौर के नाम पर रजिस्टर्ड है, जिसमें 54 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए थे। यानी कि संकेत इससे भी साफ नजर आ रहे हैं कि लोकायुक्त विभाग में किसी व्यक्ति ने सौरभ को जानकारी दी कि टीम आ गई है, कार्रवाई चल रही है, बुरे फंस जाओगे और गाड़ी को अपनी बाहर निकाल लो। यही कारण था कि सौरभ ने वहां से गाड़ी, अपने लोगों को फोन लगाकर गाड़ी निकलवाई और गाड़ी जाकर जंगल में छोड़ दी। उसके बाद आईटी ने वो कार्रवाई की। सौरभ की मां ने जिस तरीके से खुलासा किया, सौरभ की मां ने बताया है कि उस गाड़ी का उपयोग अकेले सौरभ नहीं बल्कि सौरभ के जो दोस्त यार हैं, विभाग के अधिकारी हैं, कारोबारी हैं, वो सब लोग इस्तेमाल करते थे। हालांकि वो ड्राइवर कौन है अब तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई। इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई, पर ग्वालियर चलते हैं। ग्वालियर में आज क्या क्या हुआ पता करते हैं। संतोष हमारे साथ मौजूद है। संतोष, ये बताएं कि ग्वालियर में विनय नगर में भी सौरभ शर्मा का एक बड़ा घर है। हालांकि तमाम लोग बनाते हैं कि तमाम लोग इस बात की जानकारी देते हैं कि ग्वालियर में एक घर सौरभ शर्मा का नहीं है। अगर विनय नगर में देखा जाए तो करीब 20 घर उसके वहां पर है। ग्वालियर में कई जगह उसकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, इसकी जानकारी ईडी को मिल पाएगी। लेकिन आज जो ईडी की कार्रवाई, जो घर हम देख रहे हैं वो ग्वालियर विनय नगर का है, ये भी बड़ा आलीशान है। एक लोकायुक्त के जब डीजी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि एक कांस्टेबल की, सौरभ की जो नौकरी थी वो करीब कुल जमा 6-7 साल की थी और 6-7 साल में एक कांस्टेबल की अगर सैलरी मिला के, पक्ष मिला के तनख्वाह देखी जाए तो 60 से 70 लाख से ज़्यादा नहीं होगी। अब अगर विनय नगर का ही मकान देख लेंगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। इसी मकान के बारे में ये कहा जाता है करीब 8 से 10 करोड़ रुपए का ये मकान है। संतोष, आज क्या हुआ छापेमारी में? देखिए मनोज जी, जिस तरह से आज ईडी की 100 अधिकारियों की टीम ने मध्य प्रदेश के 3 अलग अलग जिले में कार्रवाई की है। अगर बात ग्वालियर की किया तो ग्वालियर में ईडी की टीम अपने अधिकारियों के साथ और सीआरपीएफ के जवानों के साथ 6 बजे सौरभ शर्मा के विनय नगर स्थित जो कोठी है 47 नंबर, उस पर वहां पहुंची थी। वहां उन्होंने, जो चौकीदार है, वहां एक महिला और एक पुरुष, जो दोनों चौकीदार है वो वर्षों से वहां रहते हैं, उस कोठी की देखरेख करते हैं। और वहां जब वो एंटर हुई तो उन सारे दरवाजे बंद कर लिए गए थे और चौकीदार को अंदर ले जाकर उससे पूछताछ शुरू कर दी थी। इसके बाद जो अब हम लोग, जब खबर मीडिया को लगी तो मीडिया वहां पहुंची है तो लोकल पुलिस को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। कार्रवाई के दौरान पूरी गोपनीयता बरती गई थी। जब वहां इंडिया न्यूज की टीम पहुंची है तो वहां पर जब स्थानीय लोगों से बात करने की कोशिश की है तो वहां के जो लोग थे वो अचंभित थे कि सौरभ शर्मा, अधिकांश लोगों को यह पता ही नहीं था कि ये सौरभ शर्मा का घर है। ये सौरभ शर्मा वही है जो मीडिया में आजकल सुर्खियों में बना हुआ है। तो काफी संख्या में वहां भीड़ लगी हुई थी और उसके बाद हम लोगों ने वहां से जानकारी जुटाई है तो जानकारी के अनुसार यह पता चला है कि सौरभ शर्मा 3 महीने पहले इसी मकान में आया था और 10 दिन पहले ही उसकी मां इस मकान से गई है। तो यह कहा जा सकता है कि जब लोकायुक्त ने और आईटी विभाग ने जब कार्रवाई की है तो, लेकिन ग्वालियर में जो सौरभ के ठिकाने थे उस ठिकाने पर कोई भी जांच एजेंसी नहीं पहुंची है। 9 दिन बाद, यानी कि इस मामले का खुलासा होने के 9 दिन बाद आज ईडी की टीम यहां पहुंची है। तो आप समझ सकते हैं कि यहां क्या मिलेगा। यानी कि
जब हम जागे हैं, जब चिड़िया चुन गई खेत। तो फिलहाल लेकिन सूत्रों का यह कहना है कि कार्रवाई अभी भी जारी है। कुछ दस्तावेज ईडी की टीम को यहाँ पर मिले हैं और वो खंगाले जा रहे हैं, और अभी और दस्तावेज। वहीं इसके अलावा अगर बात की जाए तो ईडी की टीम सिर्फ विनय नगर स्थित सौरभ के निवास पर पहुंची है, जबकि सिटी सेंटर में उसकी एक करोड़ों रुपए की बेस कीमती बिल्डिंग बनी हुई है, वो वहां नहीं पहुंची है। इसके अलावा थाटीपुर पर भी उसके ससुराल पक्ष का एक मकान है, वहां नहीं पहुंची है। और इसके अलावा कई ऐसे फार्म हाउस की भी हमें जानकारी लगी है जो सौरभ ने अपने जो राजदार हैं, पार्टनर हैं, या प्रॉपर्टी डीलर हैं, या राजनीति में हस्तक्षेप रखते हैं, या रिटायर्ड जो पुलिस अधिकारी है, उनके साथ मिलकर जो उन्होंने प्रॉपर्टी बनाई है या उनके पैसे को इन्वेस्ट किया है, तो वहां तक ईडी की टीम नहीं पहुंची है। यानी कि काफी देर हो चुकी है। 9 दिन बाद आज कार्रवाई की गई है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल खड़े करता है, क्योंकि 9 दिन का समय काफी होता है। यहाँ कोई भी घटना होती है 24 घंटे का 24 घंटे का जो समय होता है पर्याप्त होता है सबूतों को मिटाने के लिए। यहाँ तो 9 दिन हो गए हैं। जी मनोज जी। राजेश विश्वकर्मा हमारे साथ मौजूद है। राजेश विश्वकर्मा, अगर जबलपुर ईडी पहुंची है तो क्यों पहुंची है? राजेश, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार मुझे लगता है कि अनम्यूट कर लीजिए। बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि बिल्डर हैं रोहित तिवारी, सौरभ के रिश्तेदार हैं, डीजल लगते हैं, और यही वजह है कि ईडी की टीम सुबह 6 बजे यहाँ पर पहुंची थी। प्रेस लिखी गाड़ियों पर ये पूरी टीम पहुंची थी। सीआरपीएफ के जवान इनके साथ सुरक्षा के लिए तैनात थे, और पूरे जो घर में बिल्डर रोहित तिवारी के परिवार हैं उनसे पूछताछ की गई, कई दस्तावेजों को जब्त किया। कार्रवाई अभी भी जारी है। चूंकि ओमेगा रियलकॉन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से फर्म संचालित की जाती है, इस के जो दफ्तर है उस पर भी जांच जो है वो ईडी की टीम कर रही है। लेकिन जो हमारे सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं पहले ही भनक जो है बिल्डर रोहित तिवारी को लग चुकी थी कि ईडी की टीम कभी भी उनके घर आ सकती है, या कभी भी सौरभ से कनेक्शन की वजह से उनकी जांच हो सकती है। तो बड़े जो दस्तावेज हैं, जो सबूत बन सकते थे, उनसे छेड़छाड़ की आशंका, उन्हें हटाए जाने की आशंका लगातार बनी हुई है। क्योंकि जो लोग हैं वो भी ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो जानकारी है वो कहीं ना कहीं पहले ही थी, और यही वजह है कि जो सबूत मिलने थे वो सबूत शायद ईडी के हाथ ना आए। लेकिन फिर भी जांच जारी है, लगातार दस्तावेजों की जांच ईडी की टीम लगातार कर रही है। सुबह 6 बजे से कार्रवाई लगातार ईडी की जारी है। और चूंकि बड़े बिल्डर जबलपुर शहर के माने जाते हैं जो रोहित तिवारी हैं, और बड़ी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट जो है वो कहीं ना कहीं अंदेशा बना हुआ है कि जो सौरभ शर्मा है उनके जरिए किया गया है। जबलपुर की जो प्रॉपर्टी हैं, जो कॉलोनियां बनाई गई हैं, जो सारी संपत्तियां जुटाई गई हैं, उनमें एक बड़ा पैसा जो है वो सौरभ शर्मा का हो सकता है। और लगातार जो ईडी की टीम है वो जांच कर रही है। जांच के बाद कहीं ना कहीं ये सामने आएगा कि एक चीज राजेश हर कोई जानना चाहता है। राजेश, एक चीज हर कोई जानना चाहता है, जैसे सौरभ शर्मा के बारे में ये बताया जा रहा है कि सौरभ शर्मा बहुत ही सामान्य परिवार, एक छोटे से मतलब बिलो मिडिल फैमिली से था, और उनके पिता सिंपल एक स्वास्थ्य विभाग में अधिकारी थे। उसके बाद जब उनका निधन हो गया तो फिर सौरभ के बड़े भाई सचिन की नौकरी छत्तीसगढ़ में लग गई, जिसका कि एफिडेविट में कोई जिक्र नहीं किया गया, और सौरभ की नौकरी के लिए अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन दिया गया। तब तक बहुत ही एक मिडिल, बहुत ही जिसे कहते हैं ना कि मिडिल फैमिली से, लोअर मिडिल फैमिली से सौरभ को माना जाता था। ये जो उनके साले हैं रोहित तिवारी, जिनका नाम आ रहा है, ये मुझे लगता है कि 10 साल पहले, 15 साल पहले इनकी स्थिति क्या थी? बिल्कुल, देखिए स्थिति सामान्य परिवार था, सामान्य स्थिति थी, और जिस प्रकार से जो सौरभ की स्थिति थी वही स्थिति थी परिवार की। लेकिन अचानक जो है बड़ी फर्मों में, बड़ी जो रियल एस्टेट की कंपनियां हैं वो बनाई गई, उनमें इन्वेस्टमेंट किया गया, जो बड़ी सौदा हैं, जो बड़ी प्रॉपर्टियां हैं वो खरीदी गई, कॉलोनियां बनाई गई, और अचानक जो है देखते देखते 10 से 15 साल का अगर समय की बात की जाए, जैसे कि आपने बताया, वो 10-15 साल में ही ये सारा एम्पायर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी
अगर देखा जाए जबलपुर में प्रॉपर्टी जितनी खरीदी गई, जितनी कॉलोनियां बनाई गई, जितनी जो ओमेगा रियलकॉम प्राइवेट लिमिटेड है, ऐसी कई फर्में जो हैं वो इनके द्वारा संचालित की जा रही थी, जिनके दस्तावेज ईडी की टीम जांच कर रही। तो कहीं ना कहीं 15 साल पहले सामान्य परिवार था, सामान्य रहन सहन था, लेकिन अचानक जो है वो लग्जरियस लाइफ पूरे परिवार की हो जाती है। जो बिल्डर रोहित तिवारी हैं वो कहीं ना कहीं जो है वो सौरभ शर्मा का जो अंदेशा बना हुआ कि जो पैसा है इन्वेस्टमेंट जबलपुर में हुआ है, जो जबलपुर की प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसमें बहुत बड़ा जो पैसा है वो कहीं ना कहीं सौरभ शर्मा का लगा हुआ है। और यही वजह है कि जब ईडी की टीम यहाँ पहुंचती है तो जांच जो है वो लगातार की जाती है, दस्तावेजों की छानबीन की जाती है, जो फर्म संचालित की जाती है उसकी जांच की जाती है। और कहीं ना कहीं जो उम्मीद है, बड़े खुलासे की उम्मीद है कि आखिर 10 से 15 साल का जो वक्त है उस 10 से 15 साल में कैसे जो है वो सामान्य सफर से करोड़ों और अरबों का साम्राज्य जो है वो खड़ा किया गया। ये इस बात पे नजर है। चेतन हमारे साथ मौजूद है। चेतन, कहीं ना कहीं चूक हुई है राज्य की एजेंसियों की, लेकिन मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि अब क्या, क्योंकि इसमें पहले लोकायुक्त आया, उसके बाद इनकम टैक्स आया, अब इसके बाद ईडी आ गया। ये तो सबको पता है कि परिवहन विभाग जो है, परिवहन विभाग में जो वसूली का खेला होता है, उस वसूली के खेल में ना तो परिवहन विभाग के कर्मचारी अछूते हैं, ना परिवहन विभाग के जो बड़े अधिकारी हैं वो अछूते हैं, और ना ही जो है इसमें तमाम ऐसे लोग अछूते हैं, कोई भी नहीं है। और ये जो कलेक्शन होता था, कलेक्शन बढ़ता था, लेकिन जब कलेक्शन की बात हो रही तो कनेक्शन की भी बात आनी चाहिए। आप सभी मेरे साथ बने रहें। एक कनेक्शन है, मैं कहूंगा कि फुल फ्रेम में जरा इसको साइड में रिपोर्टर्स को थोड़ी देर के लिए हटा दिया जाए, मुझे और इस कनेक्शन को रखा जाए। मैं आपको एक बार विस्तार से समझाता हूं, और उसमें फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर ये कनेक्शन क्या है। सौरभ शर्मा, देखिए सौरभ शर्मा और सौरभ शर्मा के साथ एक कनेक्शन है। कनेक्शन क्या है? कनेक्शन ये है कि आपको 3 फोटो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें मैं चेहरा नहीं दिखा रहा हूं। चेहरा मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूं, जरा ऊपर का टॉप बैंड हटाइए जिससे पता चले लोगों को कि आखिर क्या है। ये जो 3 फोटो लगे हुए हैं, जिसमें एक में पूर्व मंत्री लिखा हुआ है, एक में मंत्री लिखा हुआ है, और एक और है जो मंत्री लिखा हुआ, और नीचे सौरभ शर्मा, दोनों लोगों के फोटो हैं। ये जो पूरा खेल है ना, ये पूरा खेल इसी के इर्द गिर्द है। ये तस्वीर देखिए, सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए एक पूर्व मंत्री है, उन पूर्व मंत्री ने बाकायदा नोटशीट लिखी है। उस नियुक्ति के लिए नोटशीट लिखी है जिसमें कि फर्जी एफिडेविट लगाए गए। उस नियुक्ति के लिए नोटशीट लिखी गई है जिसमें सौरभ ने गलत एफिडेविट लगाया, उनकी मां ने गलत एफिडेविट लगाया, उनके भाई ने गलत एफिडेविट लगाया, और जो स्वास्थ्य विभाग का लेटर है मुख्य चिकित्सा अधिकारी का, उसमें जो आवास ग्राहक नंबर है उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया है, उसमें भी वो पत्र भी शंका के घेरे में है। तो ये जो पूर्व मंत्री हैं, उनका पत्र मेरे पास आ गया है, उसका खुलासा करूंगा। ये पूर्व मंत्री ने भी नोटशीट लिखी है अपनी सौरभ शर्मा की नियुक्ति के लिए, और नाक में दम कर दिया परिवहन विभाग के। अब आ जाइए एक और मंत्री, इन्होंने क्या कहा? ये मंत्री पूरा दम एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ये जो मंत्री दूसरे नंबर के हैं, इन्होंने परिवहन विभाग के अधिकारियों को अपशब्द तक का प्रयोग किया। किसके लिए? सौरभ शर्मा की अनुकंपा नियुक्ति के लिए। स्वास्थ्य विभाग में नहीं, परिवहन विभाग में। मतलब परिवहन विभाग के बड़े पदों पर बैठे अधिकारियों को अपशब्द तक का प्रयोग किया कि आप इसकी नियुक्ति, सौरभ की नियुक्ति परिवहन में क्यों नहीं कर रहे हैं आप। उनका भी मैं खुलासा करूंगा। और तीसरे एक और मंत्री हैं, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सौरभ शर्मा को एक नई कला के साथ इंट्रोड्यूस किया। नई कला क्या थी? नई कला यह थी कि सौरभ शर्मा ने पहली बार ठेके पर परिवहन के चेक पोस्ट लिए। 23 चेक पोस्ट थे इसके पास। कितने चेक पोस्ट? 23 चेक पोस्ट थे। और इन 23 चेक पोस्ट में, चाहे वो चेक पोस्ट का प्रमुख आदमी हो, यानी कि ITI हो, जिसे 3 स्टार कहते हैं, 2 फूल वाला हो, 1 फूल वाला हो, हवलदार हो, सिपाही हो,
आपका महीना फिक्स है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा, इसके ऊपर की व्यवस्था पूरी मेरी। तो जो तीसरे वाले मंत्री हैं उनके यहां बैठ के ये डील हो गई। तो अकेले 23 बैरियर तो सौरभ शर्मा हैंडल करता था, बाकी के लोग भी करते थे, उनका खुलासा अलग करूंगा। ये जो सौरभ शर्मा की नियुक्ति से लेकर एक पूर्व मंत्री, एक मंत्री और ये 2 मंत्री, ये पूरे भी जिम्मेदार हैं, सौरभ शर्मा की इस काली दुनिया के जिम्मेदार हैं। इन सब की जानकारी मेरे पास है, पेपर के साथ खुलासा करूंगा, पेपर के साथ, क्योंकि जितना सौरभ शर्मा जिम्मेदार है उतने ही ये लोग भी जिम्मेदार हैं कि फर्जी एफिडेविट, फर्जी पेपर और किस तरीके से पेपरों का घालमेल करके ये जो नियुक्तियां करवाई गई वो भी जिम्मेदार हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। पेपर के साथ खुलासा करूंगा। चेतन मेरे साथ मौजूद है। चेतन, अब क्या नजर उन लोगों पर भी? देखिए, नजर उन लोगों पर है और ऐसे में आज एक बड़ी चीज वहां पर देखने को मिली कि वहां पर जो पोस्ट विभाग होता है उसका पोस्टमैन यानी कि डाकिया अबीर शर्मा, यानी कि सौरभ शर्मा का बेटा था अबीर शर्मा, उसका पासपोर्ट लेकर E7 78 नंबर पर पहुंचा था। हालांकि जब डाकिये से मैंने बातचीत की, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो उसने बताया कि वो यहाँ पर अबीर शर्मा का पासपोर्ट देने के लिए आया है। उसने तमाम चीजें को जिक्र किया। हालांकि ईडी की कार्रवाई चल रही थी तो ऐसे में वो बिना दिए वापस चला गया। यानी कि सौरभ शर्मा ने बचने के पूरे प्रयास कर रहा है कि इस पूरे कांड से किस तरीके से बचा जाए। सौरभ तो फिलहाल दुबई में है, 6 महीने के वीजा पे गया है, वो टूरिस्ट वीजा है, 6 महीने का वो लिया है और अब वो चाह रहा है कि अपने परिवार को भी वो दुबई बुला ले, यानी कि भागने की फिराक में है पूरी तरीके से। लेकिन इस भागने की फिराक में आज 2-3 चीजें बड़ी क्लियर हो गई कि लोकायुक्त की जो कार्रवाई शुरुआती दौर से हुई थी उस कार्रवाइयों में देखो चेतन, एक बात तो है, भाग तो पहले से ही गया वो, हालांकि टूरिस्ट वीजा पर गया था, इसे भागना नहीं कहा जाएगा। हाँ, वो वापस नहीं आ रहा है और सबसे बड़ी बात है कि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली है। तो दूसरे देश की नागरिकता आपने नहीं ली है तो आप भाग नहीं सकते। कोई ऐसा देश जिसके साथ भारत की ट्रीटी नहीं है, भारत के साथ ऐसी कोई संधि नहीं है, वहाँ पर आप जाओ। ऐसे बहुत सारे देश हैं जो कि टैक्स हेवन है, वहाँ पर आप चले जाओ, वहाँ पर आप एक पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट कर दो, तो वो इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो फिर बहुत मुश्किल होती है तमाम। जैसे बहुत सारे नीरव मोदी है, माल्या है, तमाम ऐसे लोग हैं। लेकिन सौरभ ने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ली। एजेंसी जिस दिन चाहेगी उस दिन कान पकड़कर सौरभ को वापस ले आएगी। दूसरी चीज, आपके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। तो लुकआउट नोटिस जारी हो चुका, आप एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक सफर नहीं कर सकते हैं। आप जैसे ही सफर करेंगे आपको दूसरे देश की एजेंसी पकड़ लेगी। तो सौरभ शर्मा को वापस आना ही है, सौरभ शर्मा वापस आकर ही रहेगा। हां, एजेंसी ने अब तक सौरभ को नहीं बुलाया। ये जो जांच पूरी हो जाएगी, ये ईडी जो कार्रवाई कर रही है, ईडी जो छापेमारी कर रही है, जब ईडी अपने फाइनल अंदाज में पहुंच जाएगी तो एक सम्मन इशू करेगी। ईडी को सब पता है, ईडी को पता है सौरभ कहां है, ईडी को पता है सौरभ का ठिकाना क्या है, ईडी को यह भी पता है कि वो किस नंबर से बातचीत कर रहा है, ईडी को सब कुछ पता है। बस ईडी अपनी कार्रवाई खत्म करेगी और खत्म करने के बाद सीधे संबंधित देश में फोन करेगी कि फलाने आदमी को तत्काल वापस भेजो, कान पकड़ कर लाएगी। लेकिन हां, सौरभ शर्मा यहां आएगा, वहाँ है, वहाँ से लेके यहाँ तक न जाने कितने ऐसे सफ़ेद पोश, कलफ लगे कुर्ते, पान चबाने वाले ऐसे नेता, उनकी सांसें ऊपर नीचे हो रही होंगी, जो बड़ा दम्भ भरते हैं कि हमारी ऊपर दिल्ली तक बहुत पहुँच है। तमाम ऐसे अधिकारी जो अशोक लगा के और कई सारे स्टार लगा के, फीते लगा कर बैठे हुए हैं, जो कि परिवहन से जिन्होंने बड़ा खेला किया है, उनकी सांसें कैसी होंगी। और तमाम ऐसे लोग जिनकी कंपनियों में बड़ी रकम, चाहे वो कॉलोनाइजर हो चाहे वो बिल्डर है, बड़ी रकम सौरभ ने इन्वेस्ट कर रखी है, प्रॉपर्टी लेके पैसा लगाया है, वो भी ईडी को सब पता है, जांच एजेंसियों को सब पता है। धीरे धीरे सब आ जाएगा। लेकिन उनकी सांसें, मतलब ये ठंड का जो मौसम है ना, भयानक ठंड पड़ रही है, कांप रहा है आदमी, अरे उनके अंदर इतनी गर्मी होगी, आप चले जाओ उनके घर के बाहर से निकल जाओ, धुआं निकल रहा होगा, पसीना आ रहा होगा, और घर वाले पसीना पहुंचते पहुंचते तो न जाने कितनी टॉवल गीली हो गई होंगी। बस इंतजार यही करना है ऐसे लोगों के, और सबको पता है कि वो कौन कौन लोग हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे आपका, आप बने रहिए, तमाम बहुत सारे खुलासे हैं ये हम करते रहेंगे। फिलहाल मुद्दे की बात में इतना ही। आप चलते रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।